एक माइंड में रहता है कि प्रोडक्ट परफेक्ट हो तभी हम मार्केट में लेके जाएं। तो हमने भी ये गलती की थी। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हर हफ्ते यहाँ पर एक शानदार इंटरव्यू और इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मैं आया हूँ IIT दिल्ली में। यहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टार्टअप है मैकफाई सॉल्यूशंस, जिनके CEO और फाउंडर हैं प्रदीप राउत सर। तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए इन्हीं से आकर पूछते हैं कि सर के ये स्टार्टअप जर्नी कैसी रही और इन्होंने कैसे कैसे चुनौतियों का सामना किया। तो सर समय की बर्बादी न करते हुए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार। तो मैं प्रदीप और हम मैकफाई सॉल्यूशंस में बेसिकली काम करते हैं कोल्ड चेन पे। तो कोल्ड चेन कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंस और इसका महत्व का लोगों को समझ में आने लगा है। बट मैं हमारा जर्नी का बताऊं तो 2014 से कॉलेज के टाइम पे ही हमने काफ़ी कुछ काम करना चालू कर दिया था। सिर्फ इस पे नहीं बल्कि काफ़ी दूसरे आइडियाज़ पे, जिसमें कि हम सोलर सिस्टम्स और एग्रीटेक बिजनेस उस पर भी फोकस करते थे। और 2014 में जब हम सोलर बिजनेस और बाकी चीज़ों पे काम कर रहे थे, उस टाइम पे काफ़ी ट्रैवलिंग रहता था रिमोट एरियाज़ में और दूसरी जगहों पे। तो उस टाइम पे काफ़ी बार हम ट्रैवल करते हुए रिमोट एरियाज़ में, खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, जो बिल्कुल पिछड़े एरिया होते हैं, वहाँ पे जब भी हम इंस्टॉलेशन करने जाते थे, दो चीज़ें काफ़ी अलग पता लगती थी वहाँ पे। कि एक तो क्या है ना कि वहाँ पे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन सही से चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूँ तो जहानाबाद के पास में एक हम इवेंट अटेंड कर रहे थे। वहीं पे जहानाबाद एक छोटा शहर है पटना से लगभग 60-70 किलोमीटर। तो वहाँ पे हम जब अटेंड कर रहे थे, हमने देखा कि एक छोटा बच्चा है जो लंगड़ा रहा था उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। ये बात है 2014 से 15 के बीच की। उस टाइम सर आप कॉलेज में पास आउट कर चुके थे? मैं कॉलेज में ही था उस टाइम पे। कॉलेज में थे जी। तो उस टाइम पे हम क्या है ना कि दूसरे स्टार्टअप में भी काम कर रहे थे और इसी के चलते काफ़ी साइट विजिट वगैरह चलते थे। तो उस टाइम पे हमने देखा कि 2012 के बाद से इंडिया पूरा का पूरा पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है। बट उस टाइम पे हमने देखा कि वो जब लंगड़ा रहा है, हमने घर वालों से बातचीत की उसके, तो हमें समझ में उन्होंने बताया बेसिकली कि इसको पोलियो हुआ है। तो क्या ना कि हमारा एक रहता है कि मतलब कुछ हुआ है तो मान लेते कि हाँ वैक्सीन तो लगा ही नहीं होगा ऐसा करके। जब थोड़ा और बातचीत करके समझा तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन भी 2 बार लग चुका है। अच्छा। लेकिन OPV जो पोलियो वैक्सीन होता है वो लगने के बाद भी उसको पोलियो हुआ था। मतलब पोलियो की वैक्सीन सही नहीं थी इसका? बिल्कुल। तो देखिए हमारे पास उस वक्त निष्कर्ष तो था नहीं कि किसके चलते हुआ ये। तो हमें 2 चीज़ों का आइडिया समझ में आया था कि या तो वैक्सीन काम नहीं कर रही थी या फिर जो दी गई थी वैक्सीन वो एफिकेसी मतलब जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए वो नहीं होता था। दोनों में से कोई रीज़न है ताकि वैक्सीन लगने के बाद भी पोलियो होता है अगर। तो हमने और कुछ सर्वे जो स्टडी होता है वो करना चालू किया था जब हम कॉलेज में थे उसी टाइम पे। ये कॉलेज में सर कौन से ईयर में थे आप? मैं उस टाइम पे लगभग बताऊं तो 3rd ईयर। अच्छा, 3rd ईयर से ही शुरू कर दिया? 3rd ईयर से ही सर। तो पहले सर ये आप ये कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में थोड़ा बता देते? तो कोल्ड चेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे अभी मैं वैक्सीन का उदाहरण दे रहा था। तो वैक्सीन के साथ साथ में कुछ और भी दवाइयाँ होती है। तो इन सब का कहना है कि एक पर्टिकुलर तापमान पे अगर नहीं रहे तो ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर के था कि -20 डिग्री सेल्सियस में रखना है उसको। बिल्कुल। तो हम कोल्ड चेन में क्या करते हैं, बेसिकली इन चीज़ों को एक टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो अपने जो उनका रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है वो कर सके। ये तो हो गया ड्रग्स और मतलब वैक्सीन का। उसी तरीके से हम फल सब्जी और खाने पीने के जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखें तो उनको भी एक टेम्परेचर चाहिए रहता है। अब हम आइसक्रीम की बात करें तो वो जमा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो फिर मिल्क शेक बन जाएगा। और वैसे ही देखें फल सब्जी वगैरह होते हैं। आज की डेट में हम काफ़ी सारे फल सब्जियाँ सीज़न के बाहर भी कंज्यूम करते हैं। किसानों के लिए तो सर अनाज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम होता है, तो मतलब आप उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं कि? देखिए हम ये जो कोल्ड चेन मैंने आपको बताया इसको अगर हम पूरे मार्केट में देखें तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा। एक तो हो गया अगर मैं खाद्य पदार्थों की बात करूं तो किसान जहाँ पे चालू हो रहा है वो है खेत के लेवल से।
वहाँ से चालू होता है, फिर आता है एक वेयर हाउसिंग जहाँ पे कि बल्क में चीज़ें मूव होती है, फिर वहाँ से जाता है आगे रिटेल सेक्शन में, फिर आखिर में हम होते हैं कंज्यूमर। तो 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है पूरा कोल्ड चेन का सप्लाई चेन। तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो है किसान के लेवल से लेके रिटेल लेवल तक। बिल्कुल। तो इधर हर किसी को अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई केले में केला का उत्पाद कर रहा है, कोई दूसरे टमाटर का उत्पाद कर रहा है, तो हर किसी को अलग टाइप के कोल्ड चेन की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो किसान है, वो कोई दवाई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि जो कोई आइसक्रीम बना रहा है, कोई मक्खन बना रहा है, कोई जूस बना रहा है, हर किसी को कोल्ड चेन चाहिए। तो उनके लिए हम पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी तक सर आप ये अपनी ये सर्विस में मतलब कितने तरह की सर्विस है वो अवेलेबल कराते हैं अपने ये प्लेटफॉर्म पे? तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात बताऊं तो पिछले 1 साल में हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस करके काम किया है हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर पे। और अभी हम कुछ और वेंचर आउट कर रहे हैं एग्रीकल्चर, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट सेगमेंट है, और उसके साथ में हम फोकस कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में। तो कोल्ड चेन में हम देखें तो हम प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं मार्केट के बारे में बताऊं तो एक हेल्थ केयर हो गया, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा लॉजिस्टिक्स। इन तीनों में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूरा जो सोल्यूशन है हमारा, उसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो हार्डवेयर हो गया जो कि डिवाइस रहता है जो कि तापमान को मेंटेन करेगा। उसके अलावा रहता है एक सॉफ्टवेयर पार्ट, क्योंकि अब जो सामान जा रहा है उसमें भी तो हमें पता लगना चाहिए ना कि कहाँ कितने टेम्परेचर पर गया। बिल्कुल। तो लाइव ट्रैकिंग, लोकेशन, सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो किशन तिवारी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि ड्रोन से डिलीवरी करते हैं दवाओं की या वैक्सीन की। तो उन्हीं में ये प्रदीप सर उनकी मदद करते हैं। तो कैसे मदद करते हैं ड्रोन से डिलीवरी में, उनकी दवाओं को कैसे ठंडा रखने में, मतलब किस टाइप का आपका वो बक्सा होता है कि उसमें? तो हम अगर देखें अभी तक कैसे चल रहा था डिलीवरी का सेगमेंट, तो उसमें क्या है ना कि अब आप आज से पहले कुछ दवाइयाँ लेने जाते तो एक जेल पैक जैसा आता है, या फिर बर्फ़ के साथ में चीज़ें मूव होती थी। हाँ, ठीक है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी बनाया जिसको हम बोलते हैं फेस चेंज मटेरियल्स। ठीक है। तो हम ये जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ करते हैं ड्रोन डिलीवरी से लेके बाकी सेगमेंट्स में। उसमें क्या होता है कि आपने इस मटेरियल को एक बार ठंडा कर दिया, और एक इंसुलेटेड बॉक्स रहता है जो कि आपके ड्रोन में अटैच होके मूव कर सकता है। तो इस इंसुलेटेड बॉक्स में अगर ये फेस चेंज मटेरियल्स रखे जाते हैं एक बार चार्ज करने के बाद, तो वो आपके 8 से 10 घंटे के लिए पूरा टेम्परेचर आराम से मेंटेन कर सकते हैं। किसी को पॉजिटिव टेम्परेचर चाहिए हो, मतलब कि 2 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में, फल सब्जी से लेके दवाइयाँ ले जाने के लिए, या फिर किसी को फ्रोज़न मटेरियल अगर ले जाना, मतलब जमी हुई चीज़ें, तो उसके लिए भी टेम्परेचर बनाया जा सकता है अंदर। तो दोस्तों, मैकफाई सॉल्यूशन 2 तरह की सर्विस डिलीवरी कर पाती है। तो उसमें से 2 तरह की कौन कौन सी है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे जो मैंने आपको कोल्ड चेन का बताया, हाँ। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है कि एक ही डिवाइस के अंदर, एक ही हार्डवेयर के अंदर में हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को जमी हुई चीज़ें ले जानी हो, किसी को कोल्ड चीज़ें ले जानी हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। जबकि जो पैसिव टेक्नोलॉजी है, जो दूसरा टेक्नोलॉजी है, उसमें फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर पे चीज़ें मूव होती हैं। उसमें हमारे पास कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता है, बस हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड के हिसाब से। तो सर अब आते हैं आपके सर कॉलेज में जब आप पढ़ते हुए इसको स्टार्ट किया था, तो इनिशियली स्टार्टअप के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो अपने साथ टीम रहनी चाहिए। तो वो टीम की कैसे बनाई थी सर आपने? देखिए, फंड और टीम दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं। बिल्कुल। किसी भी आइडिया को सोच के उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने में। तो इनिशियली हमने आइडिया के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था हमारे ही इकोसिस्टम या आईटी के इकोसिस्टम में जो बाकी मेंबर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स हो गए, कलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे। तो उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था आईआईटी दिल्ली के थ्रू, जिसमें हमें जो आइडिया को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक बेसिक काम करता है वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए, जो फंड आईआईटी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से दिया गया था। और उसके अलावा टीम बनाने की बात करें तो इनिशियली जब हमने चालू किया था बहुत ज़्यादा हमें भी आइडिया नहीं था कि चीज़ को कैसे आगे ले जाना है। ठीक है, हम एक टेक्निकल बैकग्राउंड से जब आते हैं तो हमें पता है कि प्रोडक्ट इस तरीके से बनना चाहिए
इस तरीके से यूज़ हो सकता है। लेकिन अब जब बात आ जाती है प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कमर्शियल लेवल पे ले जाने के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इनफैक्ट इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। अब प्रोडक्ट तो बन गया, बट वो यूज़र के कितने काम आ सकता है, एक्चुअली उसका कितना वो वैल्यू ऐड कर रहा है, सारी चीज़ें देख के हमें टीम इस तरीके से बनानी पड़ती है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट ही ना बना पाएँ, बल्कि उसको यूज़र के हिसाब से प्रोडक्ट काम भी करना चाहिए और एक प्रोडक्शन हमारा जो फैसिलिटी है वो भी ऐसा होना चाहिए कि यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आज की डेट में अगर किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि 6000 पीस का उनको चाहिए 1 महीना, तो हम वो देने के सक्षम हों। तो हमने इनिशियली जब मार्केट में उतरना चालू किया तो हमारे पास क्या होता है ना कि इनिशियली एक प्रोटोटाइप रहता है, तो वो हम अलग अलग जगह पे पायलट ट्रायल्स करते हैं कंपनियों के साथ, यूज़र्स के साथ। तो एक बेसिक आइडिया हमें लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी सफिशिएंट नहीं है मार्केट में जाने लायक, क्योंकि एक तो होता है कि हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का जो एक्सेप्टेंस है प्राइस को लेके, उसके वेट को लेके, प्रोडक्ट के लुक को लेके और प्रोडक्ट के फीचर्स को लेके, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग रहता है। तो हमने जिस पॉइंट से चालू किया था टीम बनाना, वो था मार्केट से बैकवर्ड प्रोडक्ट की तरफ आना। तो हमने पहले मार्केट में ट्रायल करके ये आइडिया लगाया कि हमें प्रोडक्ट कैसे उतारना है। तो सर उस टाइम आपके पास कितने लोग थे? आप अकेले थे या कोई और भी था? शुरू में तो मैंने अकेले ही चालू किया था। अच्छा, अकेले ही सर मॉडल अलग अलग कंपनियों में ले जा करके दिखाते थे? जी। और उसके बाद फिर हमारे कुछ मेंटर्स थे जो कि मार्केट में आज की डेट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों उसके टॉप मैनेजमेंट में हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था इनिशियली। एक तो प्रोडक्ट को अलग अलग जगह कनेक्ट करना, क्योंकि जब हम एक नई छोटी कंपनी होती है, हमारे लिए इतना इजी नहीं है कि एक बड़े कंपनी के सीईओ एमडी के साथ जाके प्रोडक्ट को पिच करके दिखाना। तो इसमें हम अपने मेंटर्स लोगों का हेल्प लेते हैं काफ़ी, ताकि इनिशियल कनेक्ट होकर जो वैलिडेशन मिले उससे फिर हम क्या करते हैं कि उसी इकोसिस्टम में से लोगों अपने टीम में ऐड करते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं आप बताऊं तो हमारे इनिशियल जो 5 मेंबर्स थे, सब हमारा जब हम ये अलग अलग कंपनियों से मिल रहे थे, उसी टाइम पे उन लोगों से मुलाकात होना चालू हुआ था। तो धीरे धीरे जब एक विजन रहता है, एक थॉट प्रोसेस रहता है कि हाँ हम ये चीज़ करना चाहते हैं, तो लाइक माइंडेड लोग जब धीरे धीरे मिलते जाते हैं तो उससे फिर टीम में वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते जाते हैं। तो उस टाइम सर आपको ये फंडिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, तो मतलब टीम मेंबर को सैलरी देने के लिए, तो सब कैसे, मतलब आपके पास था पहले से या कहीं और अप्रोच किए थे किसी इन्वेस्टर को? देखिए इनिशियल लेवल पे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा फोकस था, तो उस फंडिंग में काफ़ी सपोर्ट था IIT दिल्ली का। फिर दोस्तों ये सर IIT भुवनेश्वर से बीटेक किया हुआ है, तो ये IIT दिल्ली में सर आप कैसे मतलब कि कनेक्शन आ गया? तो ये बात है 2018-19 की। अच्छा। तो उस टाइम पे बेसिकली मैं भुवनेश्वर में ही था, वहीं पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे। सर आप ये ग्रेजुएट कब किए थे? 2016 में जी, और 2018 में यहाँ पे आए थे IIT दिल्ली में जी। तो ये 2 सालों में आप मतलब सर ये मॉडल को ले जा करके अलग अलग कंपनियों में दिखा रहे थे? वो भी कर रहे थे एंड उसके साथ में क्या है ना कि इस पे R&D काफ़ी चल रहा था। अच्छा, अभी R&D चल रहा, मतलब 2 सालों तक आपने R&D किया। 2018 में आप IIT दिल्ली में आए तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला। यस। और IIT ने सिर्फ सपोर्ट फंडिंग के तरह ही नहीं किया, बल्कि IIT में जब एक प्लेटफॉर्म वो देते हैं कि मार्केट में अलग अलग जगह लिंकेज करवाना, आपको वो रेफरेंस देते हैं कि आप मतलब ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में वो उनको रेफरेंस देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट देखिए। तो सर ये मतलब कॉलेज की तरफ से आपको हेल्प मिली थी? यस। तो IIT में FITT है जो बेसिकली जितने भी इनोवेशन या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है? यस। तो सर आपके इस जर्नी में कभी तो ऐसा समय आया होगा कि लग रहा होगा कि इसको छोड़कर अब दूसरा कुछ काम करना चाहिए, ऐसा कुछ आया था क्या? सही बताएं तो ये चीज़ तो काफ़ी बार होता है। काफ़ी ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें मतलब बिल्कुल लगता है कि अब मतलब हिम्मत टूट जाता है ऑलमोस्ट। तो बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है जब हम सोचते हैं कि अब आगे नहीं जा सकते, ये तो ऑलमोस्ट अच्छा होता कि हम ये चीज़ छोड़ के कुछ और कर लिए तो थोड़ा इजी रहता। और घर वालों का सपोर्ट था सर कि यहाँ तो रहता है कि जॉब ही लेना है बीटेक करने के बाद? देखिए अब मेरे पेरेंट्स सर्विस सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्टअप चालू किया था तो उनको इतना जल्दी समझ में नहीं आया था, क्योंकि सर्विस का क्या नहीं काफ़ी सिक्योर्ड ऑप्शन रहता है। हाँ बिल्कुल। जबकि एक स्टार्टअप में देखे तो सब कुछ खुद ही करना है और इसकी चांस भी नहीं है कि सफल होगा, वो तो बता ही नहीं सकते। ये भी रहता है जी।
तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई थी उनको समझाने में और बताने में, उनको भी भरोसा आने में काफ़ी टाइम लगा था। बट मैं बताऊं तो शुरू के 2 से 3 साल में तो काफ़ी दिक्कत थी, बट उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि हम सक्सेस कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका भी एक्सेप्टेंस और भरोसा बढ़ता है चीज़ों पे, क्योंकि आखिर में वो भी यही देखना चाहते हैं कि हम सक्सेस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, चाहे हम किसी भी फील्ड में सक्सेस क्यों ना करें। और सर ये 2020 में जैसे कोरोना आया था, इसमें लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ तक कि बंद ही हो गई, तो सर उसमें आपने कैसे सर्वाइव किया था? कोरोना वाला टाइम हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे मार्च में जब लॉकडाउन लगना चालू हुआ था, मार्च के एंड में, तो उस वक्त 2 महीने के लिए तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया था कि आगे क्या होने वाला है। और हम अपने टीम मेंबर्स को तब भी सैलरी तो दे ही रहे थे, बट उस टाइम पे क्या ना कि एक हमें भी मौका दिखा था, जो हमने बेसिकली एक नया प्रोडक्ट निकाला था जिससे कि सैनिटाइजेशन हो सके, यूवी बेस्ड। तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट थोड़ा सक्सेस हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए, बट उसके बाद भी मतलब कोरोना वाला टाइम एक ऐसा टाइम था जब हमारा प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट रेडी था मार्केट में ले जाने के लिए। अच्छा। बट क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते थे, हम किसी को मिल नहीं सकते थे, तो लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम ऐसा गया जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा। और कई बार हम भी सोचते हैं कि अगर हम मार्केट में 6 महीना पहले भी उतर गए होते तो शायद हो सकता है कोरोना में काफ़ी कुछ सपोर्ट कर सकते थे लोगों को, बट टाइम तो टाइम की बात है। और कोरोना के वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में भी तो आपने सर मदद किया था, ये बायोश्योर नाम का, ये सर क्या था? बायोश्योर बेसिकली हमारा एक पैसिव सिस्टम का टेक्नोलॉजी है। तो उसमें हम बहुत बड़े स्केल पे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, बट हमने काफ़ी एजेंसीज़ को सपोर्ट किया था, ना कि सिर्फ वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, बल्कि जो चेक कोविड टेस्ट के लिए RT-PCR किट्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, उनको भी ड्राई आइस में मूव करना पड़ता है, सैम्पल्स को भी ड्राई आइस में मूव करना पड़ता है। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने काफ़ी जगह डिप्लॉयमेंट्स की थी ऑल ओवर इंडिया। तो सर आपने ये फंडिंग के लिए अप्रोच किया था, तो फंडिंग मिली थी या अभी तक आप बूटस्ट्रैप से ही काम चला रहे हैं? तो अभी तक हम मेजरली बूटस्ट्रैप्ड हैं, बट रिसेंटली हमने फंड रेज का एक्टिविटी चालू किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमें VCs एंड इन्वेस्टर्स से। तो अभी हमारा फंड रेज का राउंड ओपन है, जिसमें बहुत ही जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिड ऑफ अप्रैल तक हम सक्सेसफुली आगे राउंड क्लोज कर पाएंगे। तो सर ये अभी कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल है कि अभी भी मतलब क्या है? तो अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो हम ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास हैं। और मेजरली अगर मैं बात करूं टीम साइज़ और जो सस्टेनेबिलिटी आती है, तो हम अपने रेवेन्यूज से जो प्रॉफिट लेते हैं उससे टीम सस्टेन हो रहा है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड सारी चीज़ें। सर आपके पास अभी टीम में कितने लोग हैं? एट प्रेजेंट हमारे पास 14 लोग हैं टीम में। और सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर हम अभी दिल्ली IIT बेस्ड ही हैं, IIT दिल्ली में है। और ऑफिस बहुत जगह से चल रहा है? ऑफिस हमारा मेजरली दिल्ली एंड भुवनेश्वर 2 लोकेशंस पे है। अच्छा सर, इस कंपनी का भी वैल्यूएशन निकली है कि नहीं? वैल्यूएशन पे अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो बेसिकली वैल्यूएशन, हमारा मेजर फोकस वैल्यूएशन पे एट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा सेल्स और मार्केट ओरिएंटेड कंपनी एंड टीम है। हमारा मेन फोकस रहता है कि जो टेक्नोलॉजी हमने बनाया कैसे उसको जल्दी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसको स्केल किया जा सके कमर्शियल लेवल पे। तो दोस्तों आपने इनके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब चलते हैं इन सर के अपने बैकग्राउंड पे कि बचपन में सर कहाँ पढ़े थे, कैसे किया था। तो सर मेरा बचपन मोस्टली मथुरा में ही। सर आप कहाँ से हैं पहले? मैं पला बड़ा मथुरा में हूँ, बट बॉर्न मेरा नेटिव प्लेस भुवनेश्वर में है। अच्छा। तो स्कूलिंग सारा मथुरा में ही रहा है, यूपी में। और लगभग बताएं तो टिल 12th क्लास सारा हमारा जितना भी शिक्षा का रहा है सब कुछ यूपी से। और स्कूल के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था काफ़ी चीज़ों को करने में, और उसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी इंटरेस्ट रहती थी, जैसे कि पेंटिंग्स करना, ड्राइंग करना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि उस टाइम पे हमने कभी सोचा नहीं था कि आज के डेट में ऐसा करेंगे कभी। उस वक्त तो अलग ही एक जुनून रहता है चीज़ों को देखने का, काफ़ी सारी चीज़ें समझने का, तो यही चीज़ है। उसके बाद से सर आपने JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था IIT? जी। तो IIT में सर आपकी ब्रांच कौन सी थी? IIT में हमने मैकेनिकल लिया था। और उस वक्त इतना ज़्यादा आइडिया हमें था नहीं कि मैकेनिकल में क्या क्या हो सकता है। बस इतना पता था हमें कि क्लास 11th-12th में एक सब्जेक्ट था हमारा मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स और मैकेनिकल सुनने में काफ़ी सिमिलर लगता था, तो इसीलिए हमने सब जगह मैकेनिकल ही ऑप्शन लिया था। अच्छा।
तो सर ये स्टार्टअप करने का आपको मतलब आइडिया तो बता ही दिया कि यहाँ पर गए थे घूमने के लिए, तो सर ये आपका दिमाग में कैसा है कि स्टार्टअप ही करना है हमको, जॉब नहीं करना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया था कि सिर्फ स्टार्टअप ही करना है। एक्चुअली जब हम आईआईटी से ग्रेजुएट हो रहे थे उस टाइम पे, जो उससे जस्ट थोड़ा पहले स्टार्टअप इंडिया अभी लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी जगह स्टार्टअप को भी सपोर्ट मिल रहा था। और उसी टाइम पे ग्रेजुएशन टाइम पे क्या ना कि एक या ये कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि या तो हम हायर स्टडीज़ पे जाएं या तो जॉब पे जाएं। तो मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन हो गए थे उस टाइम पे कि या तो स्टार्टअप करें, या फिर जॉब का रहता है, या फिर हायर स्टडीज़ का देखें। तो जॉब हम इंटरव्यूज़ में भी बैठ रहे थे उस टाइम पे, बट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम पे कहने की एक क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट हायर स्टडीज़ और स्टार्टअप को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी था, क्योंकि अंदर से एक इच्छा थी कि हम इंडिपेंडेंटली कुछ करें चीज़ों को ले जाके, और जो हमने इतना कुछ सीखा है 4 साल में उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसीलिए हमने ये सोचा था कि एटलीस्ट एक ट्राई करके देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो कितना अच्छे से कर सकते हैं। वो कहता है ना कि इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए, तो सर ने भी काफ़ी कुछ गलतियाँ की होगी और उनसे कुछ सीखी होगी। तो सर आपकी क्या गलतियाँ रही, उनसे क्या सीखा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दे तो लोग भी वो गलतियाँ करने से बच जाएंगे। बिल्कुल। पिछले 4 साल में जो भी हमने काम किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये 4 साल में जो सीखा है हो सकता है पिछले 10 साल में ना सीखा हो। खासकर अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम के बाद अभी समझ में आई हैं। अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर उसमें जाना चाह रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमें चीज़ों को लेके फंडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपका आइडिया सही है, आपका प्रोडक्ट सही है और वो सही में लोगों के काम आ सकता है, तो फंडिंग आपको मिल ही जाएगा। मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, हम जब एक प्रोडक्ट या फिर हार्डवेयर स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक माइंड में रहता है कि प्रोडक्ट परफेक्ट हो तभी हम मार्केट में लेके जाएं। तो हमने भी ये गलती की थी बीच में कि हम प्रोडक्ट को बिल्कुल सही बनाने के चक्कर में काफ़ी टाइम निकाल दिया हमने प्रोटोटाइपिंग और R&D में। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके प्रॉब्लम और मार्केट पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप एक सल्यूशन को कितनी जल्दी ले जा सकते हैं मार्केट में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। क्योंकि घूम फिर के एक एंटरप्रेन्योर या फिर जो एक इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर है उसके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फंडिंग और बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका खुद का टाइम, जो कि हम काफ़ी बार रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो मैं ये वैल्यू देना चाहूँगा, एक चीज़ बोलना चाहूँगा खाली, कि हमें चीज़ों को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, कितने स्पीड से कर पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर मैं धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि उसमें पूरा मार्केट ही चेंज हो जाए। हमें फास्ट मूविंग बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक स्टार्टअप के लिए उसका स्पीड ही सब कुछ रहता है कि वो एक डायरेक्शन में कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। तो सर आपके ज़िंदगी के कुछ रोचक किस्से होंगे जिन्हें आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो आप बेझिझक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर स्टार्टअप से रिलेटेड ही बताना चाहूँ तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में काफ़ी बार क्या होता है ना कि हमें जब एक चीज़ लगता है कि ये चीज़ अगर सही हो सकती है तो हम उसके अलावा बाकी चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं। और साथ में जब हम एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं तो होता क्या है ना कि हम इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा लेते हैं उससे कि जब वो चीज़ नहीं होती है तो काफ़ी दर्द होता है। अच्छा। तो मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मेरा खाली एक चीज़ ये कहना है कि तो सर आपका कौन सा सपना ऐसा टूट गया था कि सपना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहेंगे कि ये जब हम कॉलेज से आगे जाते हैं तो कहना कि कॉलेज का टाइम एक काफ़ी कंफर्ट जोन होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त हमें ये आइडिया होता नहीं है कि मतलब बाहर दुनिया में क्या क्या सब चल रहा है। तो इस फील्ड में पिछले 4 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा बाकी लोग जो कर रहे हैं अभी स्टार्टअप में भी आना चाह रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया हूँ। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि समझ में नहीं आता है कि अगले दिन करें क्या। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि घबराना नहीं है बिल्कुल, और करते जाना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आ तब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं और आगे एक डायरेक्शन अपने आप मिल जाता है। तो देखा दोस्तों सर ने कितना ही बड़ा संघर्ष किया है। तो सर आप लोग भी ऐसे ही संघर्ष करते रहे, सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो सर और आप लोगों से भी मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जो आप। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।